Hello everyone, let's learn some economics. The topic of today's discussion is WTO and agriculture, or we can say WTO and Agreement on Agriculture. As we all know, GATT replaced by WTO in 1995. It was the 8th round meeting of GATT, known as Uruguay Round Meeting, in which it was decided to set up a new organization, WTO, in place of GATT, and in this way WTO replaced GATT on January 1995. जो रीज़न थे GATT को रिप्लेस करने के WTO से वो ये थे कि ट्रेड रिलेटेड बहुत सारी एरियाज़ के बारे में कोई सेट ऑफ रूल्स, कोई रेगुलेशंस के बारे में गैट के अंदर ज़्यादा बात नहीं थी। उनमें से एक फील्ड, एक एरिया था एग्रीकल्चर। गैट के अंदर एग्रीकल्चर के ट्रेड को लेकर के किसी तरह की कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं थी। वहाँ पर जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं या वहाँ पर जो ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स थे उनके बारे में गैट में कुछ भी नहीं था। यही एक वजह थी जिसकी वजह से गैट को रिप्लेस कर दिया गया WTO से। तो WTO हम ये कह सकते हैं कि गैट से एक स्टेप आगे बढ़ करके एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें ट्रेड से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी एरियाज़ को कवर करने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि WTO के मेंबर्स जहां 1995 में जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई तो 124 मेंबर्स थे और अब WTO के 164 मेंबर्स हैं और अराउंड 21 मेंबर्स और हैं ऐसे जो कि WTO की मेंबरशिप को लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट हुआ है WTO के अंदर, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है AOA, द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इस एग्रीमेंट के अंदर बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में दी जाने वाली सब्सिडीज़ और वहाँ पर जो भी ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स थे उनको रिड्यूस करने के बारे में जो एक एग्रीमेंट है वो हुआ है। उसके बारे में रूल्स, उसके बारे में प्रोसीजर्स को डिफ़ाइन किया गया कि किस तरीके से जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी सब्सिडीज़ हैं, उनको कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके उनको रिमूव करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, उन सब चीज़ों के बारे में AOA के अंदर बताया गया है। सो AOA भी उसी के साथ ही एग्जिस्टेंस में आया, उसी सेम डेट के साथ आप कह लीजिए कि जिस डेट से WTO एग्जिस्टेंस में आया उसी सेम डेट से ही AOA भी एग्जिस्टेंस में आया था, दैट इज़ ऑन जनवरी 1995। सो 3 एरियाज़ रहे AOA के अंदर जिनको मेन फोकस किया गया था। दीज 3 एरियाज़ आर डोमेस्टिक सपोर्ट। Number 1 is domestic support. Number 2 is export subsidies or export competitiveness. And number 3 is market access. डिस्कस करते हैं पहले कंसेप्ट के बारे में, दैट इज़ डोमेस्टिक सपोर्ट। WTO की इस्टेब्लिशमेंट से पहले जितनी भी कंट्रीज़ थी वो अपनी इकोनॉमी के अंदर डोमेस्टिकली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोड्यूसर्स थे उनको सपोर्ट करती थी, उनको असिस्ट करती थी प्रोडक्शन के अंदर, उनको सब्सिडीज़ देती थी या एक सपोर्ट प्राइस सिस्टम को फॉलो करती थी। जैसे कि इंडिया के अंदर है कि बहुत सारे फूड ग्रेन्स हैं, उनके प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी एक फैसिलिटी देती है फार्मर्स के लिए, जिस पर कि जैसे अगर मान लीजिए कि वीट का जो सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इफ इट इज़ 200 रुपीज़, तो अगर किसान अपने जो गेहूं हैं, अपने जो वीट है, उसको अगर 2000 रुपये से ज़्यादा में उसको बेच सकता है मार्केट के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है तो गवर्नमेंट उसके सारे प्रोडक्शन को 2000 के पर क्विंटल के हिसाब से परचेज़ कर लेगी। तो इस तरह की का जो सिस्टम है वो सभी कंट्रीज़ के अंदर फॉलो हो रहा था। तो अब जो AOA है उसके अंदर इस सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे रिड्यूस करने की बात कही गई कि
इसकी नेगोशिएशन के अंदर ये बात की गई कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपनी इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो भी इस तरह का सपोर्ट प्राइस सिस्टम चल रहा है उसको धीरे धीरे करके रिमूव करेंगे। इसके लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनको टाइम दिया गया था कि वो 6 साल के अंदर इसको धीरे धीरे करके उस लेवल तक ले करके आएंगे जो उनके लिए डिसाइड किया गया है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कि वो कितना टैरिफ लगा सकते थे या कितनी सब्सिडी दे सकते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए या प्रोड्यूसर्स को कितनी सब्सिडीज़ दे सकते थे, वो थी उनकी जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है, जो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है उसके 5% तक की सब्सिडी वो अपने प्रोड्यूसर्स को दे सकती है डेवलप कंट्रीज़। और जिनकी भी सब्सिडी 5% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट से ज़्यादा है उसको उन्हें रिड्यूस करना है धीरे धीरे करके, और इसको रिड्यूस करने के लिए टाइम दिया गया था डेवलप कंट्रीज़ को 6 ईयर्स का। बट इसमें एक रिलैक्सेशन दी गई थी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, लाइक इंडिया, इनको रिलैक्सेशन दी गई कि ये अपनी कंट्री के अंदर जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपनी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट के 10% तक की सब्सिडी दे सकते हैं। तो जहाँ डेवलप कंट्रीज़ के लिए ये जो वैल्यू थी ये थी टोटल मिला करके कि सिर्फ 5% तक की सब्सिडी दे सकते थे, वही डेवलपिंग कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर्स को 10% तक की सब्सिडी दे सकती थी, टोटल वैल्यू के 10% तक की सब्सिडी दे सकती थी। और अगर कोई कंट्री अपनी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर्स को टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट के 10% से ज़्यादा, सपोज करो 15% सब्सिडी दे रही है, तो उन्हें वो सब्सिडी धीरे धीरे करके रिड्यूस करनी है। और उसके लिए उन्हें टाइम भी ज़्यादा दिया गया था, जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ को 6 ईयर्स का टाइम दिया गया था इसको रिड्यूस करने के लिए, वहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसको रिड्यूस करने के लिए 10 ईयर्स का टाइम दिया गया था। तो ये तो जो चीज़ें थी वो थी सब्सिडीज़ को लेकर के। दूसरी जो चीज़ थी इसमें वो थी कि अगर किसी भी प्रकार की नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो उन नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिप्लेस किया जाएगा कस्टम ड्यूटी से, कि आप नॉन टैरिफ बैरियर्स ना लगाएं। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं कि देखो ये पॉइंट अब आया है तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, टैरिफ रिलेटेड ट्रेड बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ रिलेटेड ट्रेड बैरियर्स। टैरिफ रिलेटेड ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्ट बॉर्डर क्रॉस करता है, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाता है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है मेनली उस प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना। मेनली उसके प्राइस को टारगेट करने के लिए वो टैक्स लगाया जाता है। ये कस्टम ड्यूटी से आप कह लीजिए कि कुछ अलग होता है, ठीक है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी इज़ जस्ट अ सिंपल रेट, कि एक ही तरह की हो सकती है कि जब ट्रेड के लिए बाउंड्री क्रॉस होती है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो कस्टम ड्यूटी है। बट जब डेलिबरेटली उसके प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए, कि वो जब हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर एंटर करे तो उसकी कीमत ज़्यादा हो, सो दैट कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो उसके बराबर में कॉम्पिटिटिव हो सकें, उनकी प्राइस के बराबर उसके प्राइस हो जाएं, तो इस पर्पज़ के लिए टैरिफ लगाया जाता है। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं ये भी ट्रेड को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जैसे कि कोटा है। कोटा का मतलब है कि जहाँ पर हम लिमिट कर दें कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी की इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स या इतनी वैल्यू का ही हमें इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो इस तरह के कोटाज होते हैं जिनको हम इंपोर्ट कोटा या एक्सपोर्ट कोटा कहते हैं। तो इस तरह के बैरियर्स नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि इनकी बजाय जो कंट्री है वो कस्टम ड्यूटीज़ का इस्तेमाल करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो दूसरा एरिया था जिसके अंदर AOA के अंदर बात की गई वो था एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को लेकर के या फिर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को लेकर के। हालांकि एक बात है कि WTO के अंदर कहीं पर भी कॉम्पिटिटिवनेस को लेकर के कोई ऐसा प्रियम्बल में कहीं नहीं लिखा गया है, उसकी मतलब अवधारणा के अंदर कहीं नहीं लिखा गया है कि उसका काम है कि कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना।
पर WTO के जितने भी मेजर्स हैं, चाहे वो टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करने के हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करने के हैं, सब्सिडीज़ को रिमूव करने के हैं, या कोई भी अदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्री ट्रेड हो और ट्रेड से रिलेटेड जो भी बैरियर्स हैं वो रिमूव हो, ताकि जो ट्रेड है वो फ्री हो सके और उसकी कॉम्पिटिटिवनेस, उसकी प्रतियोगिता क्षमता इम्प्रूव हो सके। तो इसी के लिए क्या किया गया कि एक्सपोर्ट को लेकर के जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं उनको रिमूव किया जाएगा। 2001 के अंदर WTO की जो मीटिंग हुई दोहा, उसको दोहा एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, उस मीटिंग के अंदर ये एग्रीमेंट किया गया कि एक्सपोर्ट्स को, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो भी सब्सिडीज़ दी जाती हैं उन सब्सिडीज़ को धीरे धीरे करके रिमूव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है बहुत ज़रूरी कि जो हमने पहले सब्सिडीज़ की बात की है, जो कि हमारी थी सपोर्ट, डोमेस्टिक सपोर्ट के अंदर जिन सब्सिडीज़ की बात की है वो सब्सिडीज़ हैं जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए दी जा रही हैं, कि जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, या टैक्स के अंदर कोई रिलैक्सेशन दे दी, या फिर सब्सिडाइज्ड रेट पर इनपुट्स प्रोवाइड कर दिए, तो वो चीज़ है। यहाँ पर जिन सब्सिडीज़ की बात हो रही है, ये सब्सिडीज़ हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो सब्सिडी दी जाती हैं, या जिस कमोडिटी को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कमोडिटी जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर करती है तो उस सब्सिडी की वजह से उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम होगी तो वो कम कीमत पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। और जब इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वस्तु की जो कीमत है, जो उसका प्राइस है, वो कम होगा तो वो कॉम्पिटिटिव होगा और वो अपनी डिमांड जनरेट कर पाएगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ के पीछे। तो जो दोहा के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ 2001 के अंदर, उस एग्रीमेंट में WTO ने कहा कि जो उसे लगता है कि बजाय कि हम लो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करें, सब्सिडीज़ दे करके कॉस्ट को रिड्यूस करें ताकि एक्सपोर्ट्स के प्राइस कम हो सकें और वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें दूसरे कंट्रीज़ के प्रोडक्ट के साथ, उससे बेहतर ये होगा कि हम टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कर दें। जो भी बैरियर्स हैं ट्रेड के ऊपर, एग्रीकल्चर के ट्रेड के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी प्रतिबंध हैं, अगर हम उन्हें रिमूव कर देंगे तो ये चीज़ अपने आप ही हो जाएगी। जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री से आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी तरह का एडिशनल टैक्स, किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगाएगी तो ऑब्वियसली उसकी कीमत कम रहेगी, तो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो ये मानना था WTO का, तो इसलिए ये डिसाइड हुआ कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें रिमूव किया जाएगा और जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उन सब्सिडीज़ को एक एक करके हटा दिया जाएगा। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो 2005 में जब मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई WTO की, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि 2013 तक सभी कंट्रीज़ जो भी एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ हैं उनको कम्प्लीटली रिमूव कर देंगी। उसके बाद जब 2013 में फिर से मीटिंग हुई तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, भारत जैसे जो देश हैं, उनको ये जो टाइम लिमिट थी कि 2013 तक सभी एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को रिमूव करना था, इस टाइम लिमिट को डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बढ़ा दिया गया और उनको टाइम दिया गया 2023 तक का, कि वो 2023 तक अपनी जो भी एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर से सब्सिडीज़ को रिमूव करेंगे। अब एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर या एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ के अंदर अदर देन टैरिफ, अदर देन ट्रेड कंसर्न्स, कुछ और भी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है। वो हैं जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर भी बात की गई है इसके अंदर। इसमें फूड सिक्योरिटी के बारे में भी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे मतलब रूल्स की बात की गई है। इसके अलावा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक अलग तरीके से ट्रीट किया गया है, जैसे कि जहां डेवलपिंग कंट्रीज़ को सारी एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को रिमूव करना है 2013 तक, यानी रिमूव हो चुकी हैं, वहीं 2023 तक का टाइम दिया गया डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो अपनी एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को 1 by 1 रिमूव करते हैं।
जो थर्ड एरिया है वो है मार्केट एक्सेस का। तो WTO का एक ऑब्जेक्टिव है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। अब मार्केट एक्सेस को बढ़ाने के लिए जो मेन चीज़ें रही वो मेन चीज़ें थी टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करना, नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करना, और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे उनको रिप्लेस करना किससे, एड वॉलरम स्पेसिफिक टैरिफ्स, एड वॉलरम स्पेसिफिक टैरिफ। अब यहाँ इस कंसेप्ट को मैं आपको बता देती हूँ कि एड वॉलरम स्पेसिफिक टैरिफ क्या है। ये जो टैरिफ है ये बेसिकली लगता है अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, पर यूनिट टैरिफ है। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू प्राइस और नॉट अकॉर्डिंग टू वैल्यू, बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू यूनिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि अमेरिका अपनी कंट्री के अंदर इंपोर्ट जो उसकी कंट्री में आते हैं वॉचेस इंपोर्ट करती है, वो घड़ियाँ आयात करती है, और उसने ये किया है कि घड़ियों के ऊपर वो 51% का टैरिफ लगाएगी। ओके, तो अगर उसकी कंट्री में टोटल मिला करके 1000 यूनिट्स ऑफ वॉचेस इंपोर्ट हुई हैं, 1000 यूनिट्स का इंपोर्ट हुआ है, तो उसके ऊपर सीधी सी बात है कि $510 का जो है उसके ऊपर टैरिफ रेवेन्यू हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ मायने नहीं रखेगी कि अगर वो घड़ियाँ मान लीजिए कि जो 1000 घड़ियाँ इंपोर्ट हुई हैं वो घड़ियाँ किसी एक कंपनी की नहीं हैं, मान लीजिए 4 कंपनियों की घड़ियाँ हैं, और 4 कंपनी की जो घड़ियाँ हैं उन चारों के प्राइस भी अलग अलग है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग उनके ऊपर टैरिफ नहीं है कि कितना टैरिफ होगा, वो प्राइस के अकॉर्डिंग होगा, बट जो टैरिफ है वो किसके अकॉर्डिंग है, यूनिट्स के अकॉर्डिंग है। तो वो 1000 यूनिट्स पर टैरिफ लग रहा है, ना कि जो उनकी वैल्यू है उसके ऊपर टैरिफ लग रहा है। तो इस जो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे उसको रिप्लेस करने के लिए कहा गया कि आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए किसके अंदर, एड वॉलरम स्पेसिफिक टैरिफ के अंदर। जो तीसरी चीज़ थी वो थी कि जो भी टैरिफ लगाए जाएंगे लीगली, टैरिफ कंप्लीटली तो ख़त्म नहीं हुए, जो भी टैरिफ लगाए जाएंगे यानी कि जो भी टैक्स लगाया जाएगा जब क्रॉस बॉर्डर मतलब कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगे और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट्स जाएंगे, तो उसके ऊपर जो भी टैरिफ लगाया जाएगा उसकी एक सेट लिमिट होगी, एंड दैट इज़ लीगल। इलीगल नहीं, जिसके ऊपर सहमति होगी वो एक लीगल लिमिट होगी, एक सेट लिमिट होगी। उस लिमिट से ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगा सकता, उससे नीचे कोई कितना भी कम ज़्यादा लगा सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं लगाया जाएगा। अब इसके लिए क्या कुछ किया गया कि अगर कोई कंट्री चाहती है कि उसे अपनी जो एक लिमिट है उससे ज़्यादा टैरिफ करना है, तो वो जो भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, मतलब जिन दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है, वो उनके अपनी बातचीत के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर उनमें सहमति है उस चीज़ को लेकर के तो ही उन टैरिफ रेट्स के अंदर बदलाव किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ कि जो दूसरी चीज़ है वो है कि जो भी टैरिफ्स को रिमूव करना है उसके लिए जितनी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनको टाइम दिया गया था 6 साल का, कि वो 6 साल के अंदर जितने भी टैरिफ बैरियर्स हैं उनको उस लेवल तक लेकर के आएंगे जो लीगली सेट लिमिट है, यानी जहाँ तक बाउंड किया गया है कि टैरिफ अगर ये कहें कि भाई 10% टैरिफ है, तो उस बाउंड लिमिट तक टैरिफ को कम कर करके उस बाउंड लिमिट तक लाने के लिए 6 साल का टाइम दिया गया था डेवलप कंट्रीज़ को, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसके लिए टाइम दिया गया था 10 सालों का, कि वो उसको रिड्यूस करके उस सेट लिमिट तक 10 सालों के अंदर लेकर के आएंगे। और दूसरी जो चीज़ थी कि जो भी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, हमने पहले भी सब्सिडी की बात की कि अगर कोई कंट्री अपनी इकोनॉमी के अंदर सब्सिडी दे रही है किस पर, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर यानी इनपुट्स के ऊपर अगर सब्सिडी दे रही है, और वो सब्सिडी पुअर फार्मर्स, पुअर प्रोड्यूसर्स, लो इनकम ग्रुप प्रोड्यूसर्स को दी जा रही है, तो उस सब्सिडी को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू रिमूव दैट सब्सिडी।
ठीक है। तो ये बहुत सारे जो एक गलत धारणाएं बनी हुई हैं कि यहाँ तो बिल्कुल से सब्सिडी नहीं देनी है, इस तरह की एक वो फैला दिया जाता है कि क्योंकि WTO कहता है कि सब्सिडी हटानी है तो इस वजह से सब्सिडी हटाई जा रही है। जबकि WTO के जो प्रेम्बल है उसके अंदर सीधी सी ये बात कही गई है कि अगर कोई कंट्री जो कि लो इनकम प्रोड्यूसर्स को, जो पुअर प्रोड्यूसर्स हैं, अगर उनको इनपुट्स के ऊपर यानी कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर उसे अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, वो अपने खेत को बेहतर करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी प्रयोग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस पर सब्सिडी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं थी कि वो सब्सिडी हटाई जाएगी, बल्कि उस सब्सिडी को कंटिन्यू रख सकती है कंट्री अगर वो चाहती है तो। पर ये चीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल नहीं थी, यानी कि ये जो रिलैक्सेशन थी, ये रिलैक्सेशन भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थी कि वो ही अपनी इकॉनमी के अंदर जो लो इनकम ग्रुप के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सब्सिडीज़ को जारी रख सकता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ उसको जारी नहीं रख सकती थी। और इसमें भी एक और चीज़ थी कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए जो अल्प विकसित देश हैं, बहुत कम विकसित हैं जो देश, उन देशों को किसी भी प्रकार की सब्सिडी को हटाने के लिए बाउंड इसके अंदर नहीं गया है, बल्कि उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है इसके अंदर। ऐसा इसमें बताया गया है कि इसके अंदर इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। और दूसरी चीज़ है कि अब इसमें जो टाइम था, यानी कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनको जो भी टैरिफ बैरियर्स थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर या सब्सिडीज़ थी, उनको टाइम दिया गया था कि वो 36% रिड्यूस करेंगे उसे विदिन 6 ईयर्स, यानी उन्हें 6 सालों में टैरिफ रिलेटेड बैरियर्स को रिमूव करना था, रिड्यूस करना था, 6 सालों में 36% कम करना था टैरिफ को। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको टैरिफ को 10 सालों में कम करना था और वो भी 24% कम करना था। तो एक बात यहाँ पर ये समझ में आती है कि चाहे जो भी एग्रीमेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या कोई और भी है, वैसे एग्रीकल्चर के अंदर मेनली ये चीज़ है कि जो AOA है इसकी एक ख़ास बात ये रही है कि इसमें एग्रीकल्चर के अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी टैरिफ्स थे, जो भी सब्सिडीज़ थी, उनको रिमूव करने के लिए, उसको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए काम किया गया। साथ के साथ इसकी एक मेन बात और है, वो ये कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें एक डिस्क्रिमिनेशन रखा गया है, जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है, उनको हर जगह रिलैक्सेशन दी गई है, चाहे उनके लिए जो टैरिफ बैरियर्स हैं या सब्सिडीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए टाइम एक्सटेंड किया गया हो उनके लिए, या फिर उनको जो सब्सिडीज़ हैं उनको सिर्फ 10% तक ही लेकर के आना है, उससे कम नहीं करना, वो 10% तक की सब्सिडी दे सकते हैं। तो इस तरह का प्रोविज़न AOA में किया गया है, यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर, कि एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, कि उसके ट्रेड को बेहतर करने के लिए, मार्केट एक्सेस को बेहतर करने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर करने के लिए AOA एग्रीमेंट को साइन किया गया है। So that's all for this topic. Thank you so much. Bye and take care.